बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फिलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाजिर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की पेशकश माहौल का तवाज़ुन। चैप्टर नंबर 4 है एनवायरमेंटल बैलेंस। जमात पंजुम के लिए मजमून है साइंस या EVS जिसे हम कहते हैं। EVS 2 का ये आपका चैप्टर है आपकी किताब का माहौलियात का मुताला 2, और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। तो बच्चों इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहें तो वहाँ से उसे देख सकते हैं। मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो बच्चों ये जो सिलसिला हमने शुरू किया है ऑनलाइन एजुकेशन का, ये सिर्फ इसीलिए है ताकि आपको जो है मदारिस बंद होने के बावजूद भी आपको पढ़ाई आपकी जारी रहे और वीडियोस आपको मिलते रहें। तो ये हमने लास्ट टाइम देखे थे कि किसी इलाके में पाए जाने वाले जानदारों में जो फ़र्क पाया जाता है उसे वहाँ का हयाती तनों कहते हैं या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये हम लास्ट टाइम देख चुके थे। यानी कि किसी भी इलाके में जानदारों में जो फ़र्क होता है, तमाम जानदार तो एक जैसे नहीं होते हैं ना, उनमें कुछ फ़र्क पाया जाता है। तो ये फ़र्क ही क्या कहलाता है? हयाती तनों या बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। फिर हमने देखे थे हमारा माहौल यानी अवर एनवायरनमेंट के माहौल किसे कहते हैं? गिरदोपेश में पाए जाने वाली तमाम अशिया से मिलकर ही हमारा माहौल बनता है। एवरीथिंग सराउंडिंग अस एंड अफेक्टिंग अस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट कैन बी डिवाइडेड इन 2 कंपोनेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं तमाम लिविंग थिंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग थिंग्स, सॉइल, एयर, वाटर एंड सनशाइन। ये भी हमने लास्ट टाइम देखे थे। तो चलिए आज इसके आगे देखते हैं। ज़रा जेल की तस्वीर को गौर से देखिए और बताइए कि इनको क्या नज़र आ रहा है। अगर हम इसे देखें तो हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी से नबातात अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे हैं, और फिर उन नबातात को जो है नाकतोड़ा अपनी ग़िज़ा बनाता है, और फिर नाकतोड़े को परिंदे खाते हैं। तो इस तरह से ये क्या चलती है? एक ग़िज़ाई ज़ंजीर। इसे हम फूड चेन भी कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही सूरज की रोशनी से नबातात अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इन नबातात को हिरन खाते हैं, और फिर हिरन को अपनी ग़िज़ा कौन बनाता है? शेर। ये भी हमने लास्ट टाइम देखे थे, है ना। इसे हम क्या कहते हैं? ग़िज़ाई ज़ंजीर या फूड चेन कहते हैं, क्योंकि एक चेन बन रही है ना। नबातात को खाते हैं हिरन, हिरन को खाते हैं शेर, तो ये एक चेन बनती है। और ये चेन किस चीज़ की है? ग़िज़ा से जुड़ी हुई है, इसीलिए इसे ग़िज़ाई ज़ंजीर या फूड चेन कहा जाता है। परिंदों को कौन कौन खाता होगा? ज़रा सोचिए। और नबातात की ग़िज़ा क्या है? अब हमने ये देखे कि नाकतोड़े को तो खा रहा है परिंदा, लेकिन अब परिंदे को कौन खाएगा? और वैसे ही नबातात की ग़िज़ा क्या है? क्योंकि नबातात के पहले तो सिर्फ सूरज बना हुआ नज़र आ रहा है, तो नबातात क्या खाते होंगे? चलिए इन सवालों के जवाबात हासिल करते हैं। देखिए ये क्या है? एक चेन है, एक ज़ंजीर है। जिस तरह से ज़ंजीर में कई कड़ियाँ होती हैं, अगर उसकी कड़ियाँ खुल जाए तो क्या उसे हम ज़ंजीर कह सकते हैं? नहीं, वो ज़ंजीर फिर टूट जाएगी। ज़ंजीर की हर कड़ी एक मुकम्मल जुज़ होने के बावजूद वो आगे और पीछे मौजूद कड़ियों से जुड़ी होती है। कोई एक कड़ी निकल जाए तो ज़ंजीर टूट जाती है। बिल्कुल वैसे ही ग़िज़ाई ज़ंजीर है।
اگر اس غذائی زنجیر میں کوئی ایک بھی جز کم ہو جائے تو غذائی زنجیر ٹوٹ جائے گی یا ختم ہو سکتی ہے۔ پہلی تصویر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ نباتات، ناقتوڑا پرندہ جیسے مختلف اجزاء ایک مخصوص ترتیب میں ہوتے ہیں۔ ہر جز اگلے جز کی غذا بنتا ہے، وہ غذا کی وجہ سے ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک زنجیر کے اجزاء ہیں۔ اس زنجیر کو ہم غذائی زنجیر یا فوڈ چین کہتے ہیں، اور اس کا ہر جز غذائی زنجیر کی ایک بہت اہم کڑی ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے زنجیر میں سے کوئی ایک جز ختم ہو جائے تو زنجیر ٹوٹ جاتی ہے، ویسے ہی اگر اس میں سے کوئی ایک بھی جز ختم ہو جاتا ہے تو یہ غذائی زنجیر ٹوٹ سکتی ہے۔ قدرت میں کئی غذائی زنجیریں ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کڑی ختم ہو جائے تو کیا زنجیر برقرار رہے گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک کڑی ختم ہو جاتی ہے تو زنجیر برقرار نہیں رہے گی۔ جیسے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو، نباتات سورج کی مدد سے روشنی حاصل کرتے ہیں، پھر ان نباتات کو خرگوش کھاتے ہیں اور خرگوش کو سانپ اپنی غذا بنا لیتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں نباتات کو کھاتے ہیں ناقتوڑے، ناقتوڑے کو کھاتے ہیں برڈز۔ اب برڈز کو کون کھاتا ہوگا؟ ہم سوچ رہے تھے نا، تو پرندوں کو کھاتے ہیں سانپ۔ اور سانپ کو کون کھا سکتا ہے؟ سانپ تو بڑا خطرناک ہوتا ہے، لیکن جو الو ہوتے ہیں، آؤلز ہوتے ہیں، وہ اس سانپ کو بھی کھا لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ایک غذائی زنجیر بن جاتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ بھی ایک زنجیر آپ دیکھ سکتے ہیں، نباتات سے جو ہے اس پر چھوٹے چھوٹے جو کیڑے ہوتے ہیں انہیں اپنی غذا حاصل ہوتی ہے۔ ان کیڑوں کو کون کھاتا ہے؟ چڑیا، پرندے کھاتے ہیں۔ پرندوں کو جو ہے لومڑی کھا لیتی ہے، اور پھر جب یہ مر جاتی ہے تو اس کے باقیات زمین میں دفن ہو جاتے ہیں، جس کو جو زمین میں موجود خوردبینی جاندار ہے اپنی غذا بنا لیتے ہیں، جس سے دوبارہ سے کیا ہوتا ہے؟ مٹی حاصل ہوتی ہے، کھاد حاصل ہوتی ہے، اور اس میں دوبارہ سے ایک پودا پنپتا ہے۔ اس طرح سے یہ ایک پوری زنجیر جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ نباتات جو ہے وہ غذائی زنجیر میں بنیادی غذا ہے۔ غذائی زنجیر میں بنیادی غذا کیا ہے؟ نباتات ہیں۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نباتات اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، یہ ہم جانتے ہیں، ہے نا۔ نباتات جو ہوتے ہیں وہ سورج کی روشنی، کاربن ڈائی آکسائڈ، پانی، زمین سے جو ہے اس میں منرلز ملتے ہیں، ان کی مدد سے نباتات اپنی غذا از خود تیار کرتے ہیں۔ اس عمل کے دوران نباتات جو ہوتے ہیں وہ ہوا کی کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن گیس خارج کرتے ہیں۔ ہر جاندار کو ضروری غذا جو ہے وہ ماحول سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ ماحول کے کئی حیوانات صرف نباتات سے ہی غذا حاصل کرتے ہیں۔ نباتات کو کھانے والے حیوانات کو دوسرے حیوانات پھر اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ پانی اور ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کا استعمال کر کے نباتات سورج کی روشنی میں اپنی غذا تیار کرتے ہیں۔ یعنی ہر غذائی زنجیر کی جو اساس ہے، ہم بیس جسے کہتے ہیں، وہ نباتات ہی ہے۔ ہم کوئی بھی غذائی زنجیر دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ شروعات نباتات سے ہی ہوتی ہے، اور جیسے کہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، نباتات ہوا سے کاربن ڈائی آکسائڈ، سورج کی روشنی، پانی اور زمین سے نمکیات حاصل کرتے ہیں، اور ان کی مدد سے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں۔ یہ دوسروں پر منحصر نہیں ہوتے۔ اب دیکھتے ہیں غذائی جال کے بارے میں۔ اگر ہم کبھی دیکھیں تو کبھی کبھی اب ایسا ہوتا ہے، اب جیسے ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھے کہ گھاس کو کھاتا ہے ناقتوڑا، ناقتوڑے کو کھاتا ہے پرندہ، پرندے کو کھاتا ہے سانپ، لیکن سانپ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اور دوسری بہت ساری چیزیں بھی کھاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر کبھی کبھی بہت ساری غذائی زنجیریں ایک ساتھ جڑ جاتی ہے، تو غذائی زنجیروں کا باقاعدہ سے ایک جال بن جاتا ہے، جسے انگلش میں کہتے ہیں فوڈ ویب۔ تو یہی جو ہے یہاں پہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ایک ہی جاندار مختلف غذائی زنجیر کا جز ہو سکتے ہیں، اس لیے فطرت میں غذائی جال جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک جاندار بہت ساری غذائی زنجیروں کا جز ہو سکتے ہیں، تو اس سے کیا بنتا ہے؟ ایک پورا جال بنتا ہے جسے فوڈ ویب کہا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں a food web in a grassland ecosystem with 5 possible food chains۔ گراس لینڈ میں یعنی گھاس کھانے والے جو
नबातात होते हैं, घास खाने वाले हैवानात होते हैं, और उनको खाने वाले जो दूसरे हैवानात होते हैं उनकी एक फूड चेन बताई गई है। जैसे घास को खाता है चूहा, चूहे को खाता है कौन खाता है सांप, और सांप को कौन खाता है चील या आउल खा लेता है। फिर उसके बाद वैसे ही चूहे को डायरेक्टली भी चील खा लेती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एक और ग़िज़ाई ज़ंजीर हमने यहाँ पे देखे कि घास फूस को खाते हैं ग्रास होपर यानी नाक तोड़े, और नाक तोड़े को कौन खाता है, वो भी चील खाती है। फिर इसके अलावा एक और ज़ंजीर बन सकती है जो भी हमने देखे कि नाक तोड़े को खाती है चिड़िया, चिड़िया को खाता है सांप, और फिर सांप को खाता है चील। तो इस तरह से बहुत सारी एक ग़िज़ाई ज़ंजीर में दूसरी ज़ंजीरें जुड़ी होती है, तो इसे ही ग़िज़ाई जाल कहते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, देखिए बताया है कि नबातात को खाता है चूहा, चूहे को खाती है जंगली बिल्ली, और उसको फिर खा लेता है शेर। बिल्कुल वैसे ही नबातात को खाता है खरगोश, खरगोश को खाता है लोमड़ी, लोमड़ी को खा लेता है शेर, है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो है फूड वेब है, ये फूड वेब इन अ फॉरेस्ट, जंगल में जंगलात में पाए जाने वाला ग़िज़ाई जाल जो है यहाँ पे बताया गया है। ऐसे बहुत सारे ग़िज़ाई जाल हमारे माहौल में मौजूद हैं। माहौल का तवाज़ुन या एनवायरमेंटल बैलेंस। हमारे माहौल में कई ग़िज़ाई ज़ंजीरें होती हैं। ऐसे ग़िज़ाई ज़ंजीरों की वजह से माहौल में रहने वाले हर जानदार को ग़िज़ा मिलती रहती है और वो ज़िंदा रहते हैं, है ना। हमारे माहौल में क्योंकि अलग अलग तरह के जानदार हैं, पानी में अलग किस्म के जानदार पाए जाते हैं, हवा में अलग किस्म के हैं, ज़मीन पे अलग किस्म के जानदार पाए जाते हैं, उसके अलावा रेंगने वाले जानदार अलग हैं, दरख्तों पे रहने वाले जानदार अलग हैं। तो ये जानदारों की अलग अलग ग़िज़ाई ज़ंजीरें भी पाई जाती हैं, जिसकी वजह से माहौल में रहने वाले हर जानदार को ग़िज़ा मिलती रहती है, क्योंकि जानदार एक दूसरे पर मुनहसर होते हैं ग़िज़ा के लिए। तो इस तरह से ये चेन चलती रहती है और हर जानदार को ग़िज़ा मिलती रहती है, जिसकी वजह से हर जानदार माहौल में ज़िंदा रहता है। नबातात से हासिल होने वाली घास फूस और तिनके, हैवानात के मुर्दा जिस्म, हैवानात के जो फुजलात होते हैं, जिस्म से निकलने वाले खारिज मादे, ये तमाम अशिया का तज्जिया करके इन्हें खाद में तब्दील करने का काम मिट्टी में पाए जाने वाले खुर्दबीनी जानदार करते हैं। मिट्टी में बहुत सारे जो है डिकम्पोजिंग मैटर्स मौजूद होते हैं, जो खुर्दबीनी जानदार होते हैं, जो क्या करते हैं, जब कोई जानदार मर जाता है तो उसके जिस्म को गला कर सड़ा कर जो है दोबारा मिट्टी का जिस्म बना देते हैं। वरना अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर कोई शख्स मर जाता है तो उसके जिस्म से इतनी बुरी बू आ सकती है जिसकी वजह से अतराफ में रहने वाले लोगों का जीना दो बार हो सकता है। तो देखिए अल्लाह ताला का कितना अच्छा निज़ाम है कि वो जो जिस्म जो अब मर चुका है वो किसी काम का नहीं, वो खुर्दबीनी जानदार की ग़िज़ा बनता है और खुर्दबीनी जानदार उसे जो है मिट्टी में मिला देते हैं, जिसकी वजह से फिर एक अच्छी सी खाद तैयार होती है और उस खाद में नए पौधे आने लगते हैं। इसी तरह मिट्टी में नबातात के लिए ग़िज़ाइयत बख्श मादे तैयार होते हैं। इन खादों का इस्तेमाल करके नबातात की नशोनुमा होती है। ज़मीन में पाए जाने वाली अशिया का इस्तेमाल करके नबातात का नशोनुमा पाना और हैवानात और नबातात के बाकियात का सड़ गल कर दोबारा से ग़िज़ाई मादों में ज़मीन में जज़्ब होना माहौल में पाया जाने वाला एक बहुत अहम चक्कर है। ठीक है, यानी नबातात जो है जब मर जाते हैं, सड़ गल जाते हैं, तो वो ज़मीन में मिल जाते हैं, फिर उनसे नया नबातात हासिल होते हैं, नबातात को ग़िज़ा हासिल होती है, फिर नबातात जो होते हैं वो दूसरे हैवानात का क्या बनते हैं, जुज़ बन जाते हैं, वो उनको बतौर ग़िज़ा जो है नबातात को खाते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ा जो है चक्कर माहौल में चल रहा होता है। बिल्कुल वैसा ही एक और चक्कर है और वो है आबी चक्कर या वाटर साइकिल जिसे हम कहते हैं। आबी चक्कर की वजह से तमाम जितने भी जानदार हैं उनको पानी मिलता रहता है। आबी चक्कर में आप पढ़ चुके हैं क्या होता है कि सूरज जो होता है वो पानी को पर मुसलसल गर्मी होने की वजह से पानी जो है वो भाप बनकर उड़ने लगता है और फिर एक मकाम ऐसा होता है कि वो जो भाप होती है वो ऊंचाई पर जाने के बाद बहुत ज़्यादा हल्की हो जाती है और दोबारा से जो है उसकी तकसीफ होती है, दोबारा से वो पानी में तब्दील हो जाती है और ज़मीन पर बरसने लगता है। इस तरह से जानदारों को पानी मिलता रहता है वाटर साइकिल या आबी चक्कर की वजह से।
बिल्कुल वैसे ही एक और साइकिल जो है हमारे माहौल में है मौजूद, जो बहुत अहम है, और वो है ऑक्सीजन साइकिल। जानदार जो होते हैं वो तनफ़ुस के लिए कुर्रे हवा की ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इनके ज़रिए खारिज की गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करके नबातात जो है अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। इस अमल के दौरान तैयार होने वाली ऑक्सीजन दोबारा से हवा में मिल जाती है, तो फिर जो है उससे नबातात और हैवानात जो होते हैं वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से ये भी एक कुदरती चक्कर है जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो चलता ही रहता है। तो माहौल में ऐसे बहुत सारे चक्कर पाए जाते हैं, जानदार जानदार और जानदार या गैर जानदार का आपस में लेन देन का अमल होता रहता है। इसलिए माहौल में मौजूद ग़िज़ाई ज़ंजीरों में कोई भी रुकावट पैदा नहीं होती है। माहौल में तमाम चक्कर मुकम्मल तौर पर जारी रहें तो माहौल का तवाज़ुन बरकरार रहता है। यानी माहौल में जितने भी चक्कर हैं, आबी चक्कर हैं, या हमने देखे कि बाकियात का चक्कर है, CO2 का कार्बन साइकिल जिसे कहते हैं वो चक्कर है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चक्कर है, ये तमाम चक्कर मुकम्मल तौर पर बिल्कुल ऐसे ही जारी रहे। इसलिए माहौल का तवाज़ुन का बरकरार रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तमाम जानदारों की बका के लिए, यानी तमाम जानदार जो हैं वो ज़ूरे ज़मीन पर मौजूद रहें, बाकी रहें, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि माहौल का तवाज़ुन या एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो मेंटेन रहे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि माहौल का ये तवाज़ुन बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है। बहुत सारे जानदार जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, ज़मीन जो है हमारी आलूदा होती जा रही है, दरख्त कम होते जा रहे हैं, हवाई आलूदगी बढ़ती जा रही है, आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो इन तमाम की वजह से माहौल का तवाज़ुन पूरी तरह से क्या हो गया है, बिगड़ रहा है। और ये किस वजह से बिगड़ रहा है? हमारी इंसानों की वजह से ही ये बिगड़ रहा है। तो हमारा जो माहौल है वो हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम चाहते हैं कि हम एक साफ़ सुथरा माहौल मिले, माहौल में तमाम किस्म के जानदार, चरिंद परिंद, हैवानात, नबातात जो है हमें अपने अतराफ़ में नज़र आए, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम खुद अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। अपने अतराफ़ मौजूद जानदारों की जो है हिफाजत करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। हमारे अतराफ़ मौजूद नबातात की हिफाजत करना, नए पौधे लगाना, ये ज़िम्मेदारी भी हमारी अपनी है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है ये हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा माहौल हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। हमने क्या सीखा? हमने देखे इससे पहले वाला वीडियो और आज की वीडियो में कि ज़मीन पर अनगिनत किस्म के जानदार पाए जाते हैं। माहौल में पाए जाने वाले जानदार और गैर जानदारों का आपस में ताल्लुक़ होता है। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ हैवानात, नबातात और खुर्दबीनी जानदार पाए जाते हैं। माहौल में पाए जाने वाला आबी चक्कर, फ़िज़ा में गैसों का चक्कर और ग़िज़ाई ज़ंजीर की वजह से माहौल का तवाज़ुन या एनवायरमेंटल बैलेंस जो है वो कायम रहता है, मेंटेन रहता है, और इनमें हज़ारों सालों से तवाज़ुन कायम है। तो ये जो हमारे माहौल में तवाज़ुन है ये कुछ आज कल का नहीं है, बल्कि कई हज़ार सालों से माहौल का ये तवाज़ुन बिल्कुल इसी तरह से कायम है। एक छोटी सी सरगर्मी आपकी किताब में आप लोगों के लिए दी हुई है कि आपके गिरदोपेश में पाए जाने वाले परिंदों की आप मालूमात हासिल कीजिए और उनके बारे में अपनी नोटबुक में जो है दर्ज कीजिए। हो सके तो परिंदों की अच्छी अच्छी तस्वीरें जमा कीजिए। और एक और छोटी सी चीज़ आप कर सकते हैं कि इन परिंदों में जो ग़िज़ाई जाल पाया जाता है या ग़िज़ाई ज़ंजीर पाई जाती है वो भी आप इन तस्वीरों की मदद से बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है जो कुछ आज आपको बताया गया वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और हमारे इस वीडियो को एक बार दोबारा से ज़रूर देखिए ताकि तमाम पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से ज़हन नशीन हो जाएं। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इससे लाइक करना ना भूलें। लाइक करने के बाद आप जो है ये वीडियो हमें हमारा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आप अपनी कोई राय देना चाहते हैं, या
آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں یا پھر اس کے علاوہ آپ کے کوئی سوال ہیں تو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور آگے بھی آپ کو ہمارے تمام ویڈیوز اسی طرح سے ملتے رہیں، اس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پلیز سبسکرائب کے بٹن پر کلک کیجئے اور اس کے بعد اس کے بازو میں موجود بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ ہمارے اس ویڈیو کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور اسٹینڈرڈ 5th کے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔ تو بچوں، مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے، آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے۔ تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔